स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। स्वराज मिशन के द पीपी शो में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुनील मल। और सुनील मल जी के बारे में बता दूं कि सुनील मल जी एक डॉक्टर तो हैं ही, वो एक निहायत ही संजीदा इंसान भी हैं। वो डॉक्टर्स की जो ड्यूटी होती है वो उससे ऊपर उठ के लोगों की मदद करते हैं। और इन्होंने कोविड में बहुत से लोगों को बिना भेदभाव का देखा और उन्हें कोविड से निजात दिलाई। ऐसी तमाम रोचक बातें आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम चाहेंगे कि जनता के सामने आए। और कोविड के बाद से खासकर जो यूथ में जो एक पशुपेश है, एक असमंजस की स्थिति है, उसमें भी मुझे मालूम है कि ये जो इंटरव्यू है इसकी बहुत सी बातें उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं पहले डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद पांडे जी। डॉक्टर साहब, पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, आप बचपन में कैसे थे, और कंटिन्यूस ऐसी बहुत सारी बातें हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड से। एक्चुअली मैं जो है, अगर मेरी ओरिजिन देखी जाए तो मेरे मदर फादर जो हैं दोनों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अपना आजमगढ़ जो ज़िला है और गोरखपुर ज़िला है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मेरे फादर जो है फॉरेस्ट में उनकी जॉब थी, तो इस वजह से वो पहली जॉब उनकी बस्तर में थी, तो वहीं पर वो पोस्टेड थे। तो मेरा बर्थ जो है जगदलपुर में ही हुआ। तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़िया ही हूँ, लेकिन फादर जो है मेरे यूपी के हैं। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो वहीं जगदलपुर में ही हुई है। स्कूलिंग मेरी वहीं हुई है। और वहीं से पढ़ते हुए मैंने जो है पीएमटी जो है उस समय, अब जो है नीट हो गया है, उस समय वो एमपी पीएमटी के नाम से होता था, तो मैंने उस एग्ज़ाम को निकाला। और मेरी माता जी जो हैं वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं और वो अपने टाइम में वकील रही हैं। और जगदलपुर की वो प्रथम महापौर थी, वो बीजेपी से जो फर्स्ट महापौर रही हैं वो। और मैंने जो है अपना एमबीबीएस जो है रायपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। और पीजी जो है ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है वो एम्स से की है। तो ये देखिए कितनी रोचक बात सामने आई कि पढ़े लिखे एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हैं। हम आएंगे आगे पॉलिटिक्स पे भी, डॉक्टर साहब से और पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप रायपुर आना आपका कब हुआ? जी, रायपुर मैंने जो है 97 में मेरा जो है एमबीबीएस के समय से मैं आ गया था। उसके बाद फिर मेरा 2003 में जो है एम्स में सिलेक्शन हो गया ऑप्थेल्मोलॉजी में पीजी के लिए। तो फिर मैं 3 साल के लिए दिल्ली चला गया वहाँ पीजी करने। उसके बाद फिर जो है 2006 एंड से फिर वापस मैं रायपुर आ गया। और समझिए 97 के बाद जब एक बार आया तब से मैं गया ही नहीं। एक बार पढ़ने के लिए जो बाहर गया तब से मैं यहीं रह गया। तो आपको रायपुर कैसा लगा? रायपुर और छत्तीसगढ़ के, आप एक ऐसे प्रांत में आपका जन्म हुआ, बस्तर जो कहलाता है इलाका, वो काफ़ी संवेदनशील है। काफ़ी वहाँ उस समय जब आप पैदा हुए होंगे तो उस समय डेवलपमेंट का बहुत अभाव हुआ होगा। और उस डेवलपमेंट में भी आपके माता पिता जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो एजुकेटेड थे। तो वो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जो सुविधाएं थी उसमें और आज में कितना अंतर देखते हैं आप? जी, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तब तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, तो उस वजह से एजुकेशन के मामले में तो काफ़ी पिछड़ा ही हुआ था। लेकिन संयोग से मेरे माता पिता ऐसे थे कि उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पता था। इस वजह से उन्होंने ही हमको मोटिवेट किया, मेरे छोटे भाई को भी और मुझे भी। तो आज का रिज़ल्ट ये है कि हम दोनों भाई डॉक्टर हैं और उसका सारा श्रेय मेरे माता पिता को ही जाता है। देखिए, यही होता है कि अगर आपका बेस मजबूत है और अगर आपके जो फाउंडर हैं, जो आपके फाउंडेशन पिलर्स हैं, माता पिता की बात कर रहा हूँ, अगर वो जागरूक हैं तो बड़ नेचुरल है आने वाला जो बिल्डिंग बनता है, जो इमारत बनती है, मीन्स जो आने वाली पीढ़ी है वो भी स्ट्रांग पैदा होती है। और उसका एग्जांपल है डॉक्टर सुनील मल की फैमिली की। माता जी ऑलरेडी एडवोकेट और एक महापौर रहीं, और पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर रहे, और दोनों भाई जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और यही चाहते हैं कि समाज में ये एक प्रेरणा जाए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये लोगों को समझे, क्योंकि आज भी एजुकेशन की बहुत कमी है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि खासकर कोविड में
कोविड में हेल्थ का जो महत्व है वो लोगों को समझ में आ गया। और कोविड में आपने भी सैकड़ों पेशेंट्स का इलाज किया बिना डरे, बिना संकोच किए। वो अनुभव कैसा था, वो दर्शकों को बताएं। एक तरह से देखा जाए तो वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग पहली बार इतनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी देख रहे थे कि हर तीसरे मरीज की जो है डेथ हो जा रही है, और यंग डेथ, जो 40 साल 45 साल के जो पेशेंट है, खासकर सेकंड वेव जो कोविड की आई थी। और उसकी वजह से जो है हम लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस किया कि भाई आप हेल्थ को आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा, चाहे आप पर्सनल हों या गवर्नमेंट के लेवल पे हों। अगर आप टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो ये कैजुअलिटीज जो होती ही रहेंगी। और आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए, और हेल्थ को आपको एक टोटल हेल्थ की हम बात करने लगे हैं। पहले जो है लुक पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि आपकी बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए, बॉडी का एक इस तरह का लुक होना चाहिए। लेकिन अभी जो है हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है कोविड से प्रभावित होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, ये भी एक देखा गया है कि आज का एक जो ट्रेंड बन गया है कि लोग पतले होने पे बहुत ज़्यादा भिड़े हुए हैं, और वो पतला होने के लिए लोग जिम लगा रहे हैं। मैं इसका अपोज में नहीं हूँ, लेकिन जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोग एक्स्ट्रा जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे रेपर्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, और बहुत से इंजेक्शंस भी लोग लगा रहे हैं, बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उसका कितना फ़र्क पड़ता है? एज अ डॉक्टर आपको आज क्या समझते हैं कि उसका कितना फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर पे? देखिए, आज के डेट में जो है बॉडी बनाना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी बॉडी का टाइप समझना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो होते हैं, अगर हम देखें तो जिनकी बॉडी थोड़ी मोटी ही होती है, जिनको हम एंडोमॉर्फिक बोलते हैं, कि वो थोड़े से थुलथुले होते हैं, उनकी जेनेटिक्स में अगर आप उठा के देखेंगे तो भाई बहन माता पिता भी कुछ उसी तरीके से हैं। कुछ लोग जो है बाई बर्थ ही दुबले पतले होते हैं, कुछ थोड़े से मीडियम रेंज में आते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी टाइप को समझ कर ही आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी एज ग्रुप और आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपको कार्डियक डिजीज है या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो भी आपको सोच समझ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। और लोग आजकल डाइट सप्लीमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि प्रोटीन ले रहे हैं, या प्रोटीन भी कई बार जो है हम बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड का ले लेते हैं, तो उससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होने लगता है। और डाइट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे वो चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि उनकी हमारे पास एक लॉन्ग हिस्ट्री है, 100 साल 150 साल से आप उसको खा रहे हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट में जो रिफाइंड चीज़ें आई हैं, आप हर दूसरे दिन कोई नया तेल आ जाता है। अभी राइस ब्राउन ऑयल चल रहा है, तो कभी मूंगफली का तेल आ जाएगा, तो कभी कोई और ऑयल सफोला गोल्ड आ जाएगा। तो ये सब फैट्स हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी बॉडी आपको हमेशा इंडिकेट करती रहेगी। जिस फूड को खाने के बाद आपकी बॉडी में आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, वो फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। जिस फूड को खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग लगती है, मतलब जैसे पेट फूला फूला लगता है या आपको इंडाइजेशन हो जाता है, उस फूड को आप अवॉइड करें, और जिस खाने से आपको अच्छा लगता है वो खाएं। उसके अलावा एक गोल्डन रूल और बना लीजिए कि आपको दिन का जैसे साइकिल होता है ना, जब सूरज जैसे जैसे चढ़ता जाता है उस समय में आप डाइट स्ट्रांग ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगे आप डाइट थोड़ा कम कर दीजिए। हैवी चीज़ें इवनिंग आवर्स में आपको नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब ये समझे कि हम अपने डॉक्टर खुद हैं, हमारी बॉडी ही हमें इंडिकेशन देती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल, हमारी बॉडी बिल्कुल आपको बता देगी कि जैसे अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को चाय पीने से सिर दर्द होता है, तो आप चाय ना लें, या हो सकता है आपको ब्लैक टी लेनी चाहिए, आप मिल्क वाली टी ना लें। कुछ लोगों को चाय पीने के बाद ही अच्छा लगता है, तो आप ले सकते हैं चाय। कुछ लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के बाद बहुत अजीब लगता है, तो उनको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कुछ को लहसुन प्याज से ये दिक्कत आती है। तो आप अपने बॉडी के इंडिकेटर को समझिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बॉडी में पेन का होना और ब्लॉटिंग। अगर आपके शरीर में पेन रहता है और ब्लॉटिंग हो रही, मतलब पेट फूला फूला लग रहा है, तो आप सावधान हो जाएं। आप समझिए कि आपके डाइट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान दीजिए। मतलब देखिए, डॉक्टर साहब ने कितनी यूनिक बात बताई है। इसके पीछे लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन उसकी डायग्नोस्टिक तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते हैं। और डॉक्टर सुनील मल ने ये बहुत अच्छी बात कही कि आपकी बॉडी इटसेल्फ इज़ योर इंडिकेटर। आपकी बॉडी से आपको सिंबल मिल जाता है, इशारे मिल जाते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बस ज़रूरत है उसे समझने की और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक नया वेंचर शुरू किया है, उसके बारे में लोगों को बताएं।
जी, एक्चुअली कोविड काल में हमने देखा कि यहाँ पर एक मीडियम रेंज के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैं और मेरे 2 मित्र जो हैं, मैं डॉक्टर सुनील मल्ल और डॉक्टर विनोद लालवानी जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर अमित मुखर्जी जो कि न्यूरो सर्जन हैं। ये हम लोगों ने मिलकर श्री अमृतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, और ये 75 बेडेड हॉस्पिटल है। और यहाँ जो है हम आपको जो भी उच्च स्तरीय सेवा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अफोर्डेबल प्राइसिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि वाकई इस समय जो हेल्थ सेक्टर में जो इलाज हो गया है वो बहुत महंगा हो गया है। और अभी कल ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने अचानक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिना इंटीमेशन के सर्वेक्षण किया और पाए गए कि बहुत से अधिकारी वहाँ थे ही नहीं। तो ये एक दुखद बात है कि हमारे इंडियन कल्चर में नौकरी सरकारी चाहिए और सुविधाएं प्राइवेट चाहिए। ये कितनी बड़ी विडंबना होगी। देखिए, इसमें कई बार जो है ये एक तरह से समझिए सोसाइटी पूरी डिटोरिएट हो गई है, तो उसका परिणाम आपको हर जगह देखने को मिलता है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो कमोबेश यही स्थिति है, काम अटका देते हैं, तो उससे हॉस्पिटल भी अछूता नहीं है। ये चीज़ें आपको हॉस्पिटल में भी मिलेंगी देखने को। तो पचफेरी नाका के पास में शांति रेसिडेंसी और एक और यहाँ रेसिडेंसी है आम्रपाली सोसाइटी के बीच में, गंगा डायग्नोस्टिक के पास में अमृतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है, शुरुआत हुई है। और ये अफोर्डेबल प्राइसिंग में जनता को बेस्ट एंड बेस्ट सर्विसेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समाज के प्रति ये एक बहुत बड़ा आपका सार्थक कदम है। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं स्वराज मिशन के द पीपी शो के, मैं उनको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ पेड इंटरव्यू। ये मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है। मैं ऐसे लोगों की तलाश करता हूं जो समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं और वो मीडिया से दूर रहते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य ये है कि उनकी अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाएं, ताकि अगर हमारे इस वीडियो से किसी का कुछ फ़ायदा होता है तो हमारा भी मोटिव सॉल्व हो जाएगा। हमारा यही इंटेंशन रहता है। डॉक्टर साहब, फोर्थ वेव की चर्चा हो रही है। फर्स्ट वेव भी देखा, सेकेंड वेव भी देखा, दोनों बहुत ही डेंजरस थी। कई लोगों ने अपनी बहुत दुखद है कि जान खोई। आपने तो इसका जिक्र भी किया कि आपके सामने हर तीसरा आदमी प्रॉब्लम में था। थर्ड वेव का इतना इफेक्ट नहीं दिखा। और अब फोर्थ वेव के बारे में जो गवर्नमेंट ने अभी चेतावनी दी कि 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने कहा कि मास्क की ज़रूरत नहीं है। अब कल ही एक नोटिफिकेशन आया कि नहीं, दोबारा आपको मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो थर्ड वेव तो चली गई, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक अबोध बालक जैसे मेरा प्रश्न है, जनता को ये समझाइए कि थर्ड वेव चली गई या अभी स्टिल है, और फोर्थ वेव क्या है। एक्चुअली देखिए, वायरस की जो प्रॉपर्टी होती है कि बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, ये अपना फॉर्म बदलता रहता है। तो जैसे जैसे वायरस बदलेगा नई वेव हमारे सामने आती रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि चूँकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो गए हैं और वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, उस वजह से इन्फेक्शन तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो सीरियस जो बीमारी हैं वो अब देखने को हमको नहीं आ रही है। खासकर छोटे बच्चों में अगर आप देखेंगे तो जिनमें वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, तो वो अभी जब स्कूल खुले तो वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। और उन बच्चों में अगर आप देखेंगे तो सोर थ्रोट की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम, तेज़ बुखार की दिक्कत आ रही है, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है। सिमिलर वे में ये फोर्थ वेव, अगर जो भी अभी जो सो कॉल्ड फोर्थ वेव जो है, इसमें भी उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि पेशेंट इन्फेक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन उस तरह का हॉस्पिटलाइजेशन या मॉर्टेलिटी के चांस कम है। लेकिन हमको फिर भी सावधानी पूरी रखनी चाहिए अभी इसको, क्योंकि नया वायरस है। अगर अचानक से कुछ और म्यूटेशन हो गया तो फिर से हो सकता है कि जो सेकंड वेव में देखने को मिला था वो स्थिति बन जाए। तो सावधानी रखिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए जहाँ तक पॉसिबल है। बिल्कुल। और ये स्वराज मिशन हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि अनावश्यक, जब आवश्यक नहीं है तो क्या ज़रूरत है आपको भीड़ में जाने की। और गवर्नमेंट कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, लेकिन वो हमारे लिए लगाती है और हमें भी इस बात को समझना पड़ता है और समझना चाहिए। और डॉक्टर्स भी एक लेवल तक आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अब आपने डॉक्टर्स की बात मानी ही नहीं तो फिर उसके आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर साहब का जो कहना था बिल्कुल उचित है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए,
डरने की नहीं ज़रूरत है, इसे हराना है। हराने के लिए हमें बस सजग रहने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो क्योर जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिकॉशन। अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो क्योर करने की शायद नौबत ही ना आए। ये ऐसी बहुत सी हमने रोचक बातें डॉक्टर साहब से की। थोड़ा सा अब लाइट मोड की बात कर लें। डॉक्टर साहब, सभी की लाइफ में एक मोमेंट आता है शादी का। तो आपका शादी कैसे, अरेंज मैरिज हुआ, लव मैरिज हुआ, या कोई और अंडरस्टैंडिंग मैरिज हुआ? अरेंज मैरिज तो नहीं थी हमारी, लव मैरिज हुई है हमारी, और मेरे साथ ही पढ़ती थी। और अभी आज वो पीडियाट्रिशियन है, और जो है हम दोनों बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहते हैं। और तो वो भी रायपुर में प्रैक्टिस करनी है? रायपुर में पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर ममता मल्ल नाम है उनका, और यशोदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, वो बच्चों की डॉक्टर हैं आज वो। देखिए, ये भी एक रोचक बात है कि डॉक्टर साहब का अपने ही फ्रेंड से एक जीवन भर के लिए उन्होंने ये ठाना कि अभी हमें जीवन भर साथ रहना है और एक समाज में एक योगदान देना है। और ये योगदान बहुत ही अतुलनीय है, क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। भगवान को जैसे लोग याद करते हैं, तो जब आप बीमार पड़ते हैं या कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ही वो व्यक्ति होता है। शायद व्यक्ति कहना भी मेरे लिए अपमानजनक होगा, वो भगवान का ही रूप है कि वो लोगों को प्राण देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सेवा है ये समाज के लिए। कितना मुश्किल होता है कि एक डॉक्टर की लाइफ, मुझे लगता है कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। 24/7 आप लोग को डेडिकेटेड होके अवेलेबल रहना पड़ता है। हम तो अपने 30 त्यौहार मनाते हैं, छुट्टियां बिताते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड मनाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को तो हमेशा सजग रहना पड़ता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये लाइफ? ये देखिए, शुरू में थोड़ा लगता ज़रूर था, लेकिन अब इसकी आदत पड़ गई है। और दूसरा, हमारा ट्रेनिंग इस तरह से होता है कि हमको इन चीज़ों के लिए तैयार कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, खासकर तब जब पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। हाँ, लेकिन कई बार जो है अगर कुछ, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि लोग जो है डॉक्टर्स पे डाउट करने लग रहे हैं। तो मैं बस लोगों से ही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, डॉक्टर जो है आपके लिए हमेशा बेस्ट करने की ही कोशिश करता है, लेकिन कई बार जो है दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें जैसा हम सोचते हैं वैसा परिणाम नहीं निकलता है। तो आप ये मानिए कि डॉक्टर भी आपकी तरह ही एक इंसान है जिससे गलती हो सकती है, और थोड़ा उसको भी कंसिडर कीजिए तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, डॉक्टर अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करते हैं, और 100 में से 1 केसेस होते हैं थोड़ा सा, वो आप समझ लीजिए कि वो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ईश्वर के डिसीजन के बिना कुछ नहीं होता है। तो कई बार तो ईश्वर की मर्जी नहीं होती है, और ईश्वर की मर्जी जब तक नहीं होती है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये तो फैक्ट है, क्योंकि अब तो साइंस ने भी मान लिया है कि देयर इज़ अ फैक्टर हु इज़ कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को चला रहा है। ओम पार्टिकल बोल लीजिए, या आपको इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत में सदियों से ये परंपरा रही है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी, एलोपैथी के साथ साथ जितनी भी पैथीज आई हैं वो यूनान शास्त्र भी रहा है। उन्होंने सबको सिखाया, सबने यही सिखाया है कि एफर्ट करना हमारा काम है, लेकिन एंड में तो आपको भगवान पे ही भरोसा रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स पे भरोसा रखना ज़रूरी है, और भरोसा ही किसी भी मंजिल की शुरुआत होती है। हम भरोसा ही नहीं करेंगे तब तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि 2 डॉक्टर एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ की भूमिका निभा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल से कोई ऐसा क्रिटिकल केस सॉल्व कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा उसमें टेंस्ड हैं, तो क्या कभी घर में भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि दोनों लोग वही काम कर रहे हैं? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार प्रोफेशनल जो इश्यूज हैं कई बार फैमिली में रिजॉल्व होते हैं, लेकिन चूंकि 2 समझदार लोग हों तो अल्टीमेटली फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो और कई बार इससे बहुत हेल्प भी मिलता है, आपके साथ एटलीस्ट प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आपके पास कोई है जो आपकी बात समझ रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, और अच्छा बुरा दोनों है इस चीज़ का पहलू अगर देखेंगे तो। बिल्कुल, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और ये अच्छाई भी है कि 2 डॉक्टर्स जो हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में बैठ के कुछ किन्हीं चीज़ों के बारे में
डिस्कशन कर सकते हैं, जो बोलते हैं कि बायोलॉजिकल डिस्कशन, जो उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है। और कई चूँकि हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को जानते भी हैं, तो इससे कितना बड़ा एडवांटेज भी मिलता है। और ये एक वाकई काबिल तारीफ़ बात है कि जो समाज की सेवा करते हुए भी ये भी चाहते थे तो कोई नौकरी ज्वाइन करके, क्योंकि इनके पिता फॉरेस्ट में थे, ये भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाके और अपनी सेवाएं दे सकते थे, लेकिन इन्होंने समाज सेवा को चुना। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और सल्यूट है डॉक्टर्स को, जो कि हम लोग का जीवन का रक्षण करते हैं, हमें ट्रीट करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और ये एक बड़ी मिसाल की बात है। जनता के लिए कोई संदेश डॉक्टर साहब? जी, आप कोविड के बाद जो है आप लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हेल्थ को आप लोग अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। और मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं, आपको मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ कि मेंटली भी अपने आप को फिट रखिए। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से अगर आप बीमार होंगे, आप एंजाइटी डिप्रेशन में अगर आप जाएंगे तो इम्यूनिटी वीक होती है। तो साथ ही साथ फिजिकल के अलावा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए और अपनी डाइट को और दिनचर्या को अपना करेक्ट रखिए। और कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में हमेशा हर दिन बेस्ट करने की कोशिश करें। विश्वास रखें कि सब कुछ सही है और सब कुछ सही होगा। और जाते जाते हमने बहुत से रोचक बातें डॉक्टर साहब से की। और एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब, कभी ऐसा कोई स्ट्रगल का फेज़ आया आपके जीवन में कि ठीक है, पैसे रुपए का अभाव शायद ना हो, क्योंकि फादर और मदर दोनों संभ्रांत वहाँ हैं, लेकिन कभी ऐसा फेज़ आया कि आपको ऐसा लगा हो कि मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हूँ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू? इनिशियली जब हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जब मैं एम्स से पढ़ के आया था, तो वो फेज़ थोड़ा सा कठिन था क्योंकि आपको कोई जानता नहीं था। आपने सारा इन्वेस्टमेंट करके ओपीडी स्टार्ट कर दी है, तो मरीज उस समय थोड़े कम आते थे। तो उस वक्त ज़रूर लगता था कि कहीं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया या नौकरी ज्वाइन कर लूँ प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़कर। लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और अब जो है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, धैर्य ज़रूरी है। धैर्य से बहुत से रास्ते खुलते हैं। इस एपिसोड के अंत में डॉक्टर साहब, हम अपने सभी गेस्ट से स्वराज मिशन के द पीपी शो की जो पहल है उसके बारे में उनकी राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। आप कैसे देखते हैं द पीपी शो पे? जी देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन शो बन पड़ा है ये। और स्पेशली जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को आप जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, और इससे मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है यहाँ का, इससे काफ़ी मोटिवेट होगा और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सकारात्मक चेंज ज़रूर आएगा। थैंक यू। तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहते हैं कि ये जो इंटरव्यूज़ का जो शो है द पीपी शो, ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और इससे लोग इनके इस इंटरव्यूज़ के जो पॉइंट्स होते हैं उससे अपने जीवन में अगर चरितार्थ करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आप पूरा ध्यान से देखिएगा इंटरव्यू को कि हेल्थ आपका कैसे आपको ट्रीट करना है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देती है। ऐसी तमाम बातें आपने इस इंटरव्यू में देखने को आपको मिली हैं। तो उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू से और बहुत सारी चीज़ें इंस्पिरेशन लेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हम फिर जुड़े हैं। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन विद द पीपी शो। धन्यवाद।